तो लॉग एड के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि लॉग एड का डिफरेंट काइंड का सिलेबस है। जब सबसे पहले लॉग एड स्टार्ट हुआ था तो तब सिलेबस उस तरह नहीं था, तब जर्नल सिलेबस था, ना ये पता था कि कहाँ से पेपर आना है, सीपीसी कितना है, क्यूएसओ कितना है, लीगल एथिक्स कितना है, सीआरपीसी कितना है, पीपीसी कितना है। अब तो लॉग एड को बहुत सिंपल कर दिया गया। सिंपल कैसे कर दिया गया है मैं आपको बताता हूँ। सीपीसी, क्यूएसओ, लीगल एथिक्स, उसके बाद हमारे पास है पीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमारे पास है ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस के बाद है हमारे पास इंटरनेशनल लॉ। अब इसमें ये सीपीसी हमारे पास 20 नंबर का है, क्यूएसओ हमारे पास 20 नंबर का, लीगल एथिक्स 10 नंबर का, पीपीसी 10 नंबर का, सीआरपीसी 10 नंबर का, कॉन्स्टिट्यूशन 15 नंबर का क्योंकि 5 नंबर की हिस्ट्री है, ज्यूरिस्प्रूडेंस 10 नंबर का, इसमें 5 नंबर की इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस है, 5 की उर्दू इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस है, 5 नंबर का इंटरनेशनल लॉ है। तो ये था हमारा एक। अब सीपीसी में हमारे पास है क्या बेसिकली, क्योंकि मसला ये नहीं है कि लॉग एड में हमने पढ़ना क्या है या कैसे पास करना है, मसला ये है कि लॉग एड के लिए पहले क्या पढ़ना है। लोग यहाँ आके कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे सीपीसी। सीपीसी से स्टार्ट लेते हैं। अब सीपीसी के बारे में मैं आपको बताता चलूँ तो नोट कीजिएगा, सीपीसी के टोटल 22 सेक्शन हम पढ़ते हैं और 8 ऑर्डर करते हैं। ये हमारा सीपीसी का सिलेबस है। अब इसमें सेक्शंस में हमारे पास कौन सा पोर्शन है, सेक्शन 1 से लेकर 6 तक, 9 से लेकर 12 तक, उसके बाद 15 से 20 तक, उसके बाद 47 है सेक्शन, 75 है, 96 है, 104 है, 115 है और 151 है। ये हमारे पास सीपीसी के सेक्शंस हैं। अब हमारे पास बात करते हैं ऑर्डर की, तो ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 39 है, 41 है, 43 है। ये 8 हमारे पास ऑर्डर हैं लॉग एड के हवाले से। ये बेसिकली हमारा फर्स्ट सिलेबस है। अब जब इस चीज़ को हमने मद्देनजर रख लिया कि हमने ये पढ़ना है, तो क्यों ना इसी तरह से इसको देखा जाए जिस तरह हम ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को करते आ रहे हैं। क्योंकि अभी हमने टॉपिक स्टार्ट किया है सीपीसी का, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीपीसी के सेक्शंस। ये जो 22 सेक्शन है इनको मद्देनजर रख के चलते हैं। अब सीपीसी के टोटल सेक्शंस कितने हैं? टोटल सेक्शन 158। टोटल ऑर्डर कितने हैं? ऑर्डर है 51। ये हमारे पास सीपीसी के ऑर्डर हैं। अब सीपीसी बना कब? जी 1 जनवरी 1909 को तो बना है, लेकिन 21 मार्च 1908 को, 1 जनवरी 1909 को ये इन्फोर्स हुआ है, जिसको कहते हैं लागू हुआ है। पास कब हुआ था? 21 मार्च 1908 को। सीपीसी 21 मार्च 1908। अब ये इन्फोर्स कब हुआ? इन्फोर्स हुआ 1 जनवरी 1909 को। ये है इसकी इन्फोर्समेंट डेट। अब हम पढ़ते हैं एक तरतीब के साथ। सबसे पहला पोर्शन है हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है? 1 से 6
सेक्शन 1 पढ़ते हैं सीपीसी का, 1 बाय 1 करके मैं आपको सेक्शन पढ़ाता हूँ। सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। दिस एक्ट में बी साइटेड एज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इस कानून को क्या कहते हैं? इस कानून को कहते हैं द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जो कब बना? 21 मार्च 1908 को, जो इन्फोर्स हुआ 1 जनवरी 1909 को। इसके बाद इसी का सेक्शन 1 का सब सेक्शन 2 है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द 1st डे ऑफ जनवरी, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये पूरे इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान, और ये पूरे पाकिस्तान में क्या है? एप्लीकेबल है। अब हमारे पास आ गया सेक्शन 2। सेक्शन 2 में हमारे पास बेसिकली क्या है पढ़ने के लिए? डेफिनेशंस। क्या है पढ़ने के लिए? डेफिनेशंस। इन दिस एक्ट अनलेस देर इज एनीथिंग रिपग्नेंट टू दी इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, यानी उनके अलावा जो इन सब में से हज़फ कर लिया गया, यानी ख़त्म कर दिया, बाकी सारा कुछ ये है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पहली डेफिनेशन आई, वो वर्ड क्या हमारे पास आया? कोड। कोड क्या है? मजमूए को कहते हैं। मजमुआ किसका? रूल्स का। कोड क्या है? मजमुआ किसका? इंक्लूडिंग रूल। रूल क्या है? ये जो सारे इसमें बताए गए, ये इन सारे रूल्स का, सिविल रूल्स का मजमुआ है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अब हमारे पास सेकंड नंबर पर जो वर्ड आया वो आया डिक्री। अब अगर इसको उर्दू में लिखा जाए तो ये वर्ड लिखा जाता है डिग्री, ठीक है। अब डिक्री इंग्लिश का वर्ड है और डिग्री उर्दू का वर्ड है। अब इसको पढ़ते हैं, पहले इसकी इंग्लिश पढ़ते हैं, फिर साथ साथ इसकी उर्दू भी करते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब भी लेक्चर सुन रहे हो आपके पास लेड पेंसिल होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, ताकि जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको साथ साथ नोट डाउन करते जाएं। उसकी रीज़न ये है कि बाज़ दफ़ा मैं पढ़ाते हुए वो चीज़ें भी बता जाता हूँ जो मैंने बुक में नहीं लिखी होती या जो बेर एक्ट्स में नहीं दी गई होती, क्योंकि अगर डायरेक्ट बेर एक्ट को देखा जाए तो बेर एक्ट बहुत टफ है, लेकिन इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? विद एग्जाम्पल्स, विद ट्रांसलेशन। डिक्री मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन कहते हैं अदारे को, कौन सा अदारा? अदालतें वगैरह। विच सो फार एज रिगार्ड्स द कोड एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमिन्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज। इसको अंडरलाइन करें, डिटरमिन्स द राइट्स ऑफ पार्टीज। Decree means the formal expression of an adjudication which, so far as regards the code expressing it, conclusively determines the rights of party which regard to all or any of the matters in controversy. Matters in controversy को underline कर लें। Controversy in the suit and may be either preliminary or final. Degree क्या है? डिग्री एक अदालत का बाज़ाब्ता फैसला है जो दो पार्टियों के दरमियान मुतनाज़ा, कंट्रोवर्सी, मुतनाज़ा केस पर सुनाया जाता है। डिग्री खंसा, डिग्री एक अदालत का बाज़ाब्ता फैसला है जो दो पार्टियों के दरमियान मुतनाज़ा मसले पर या मुतनाज़ा केस पर सुनाया जाता है। ये फैसला आर्जी भी हो सकता है, ये फैसला मुस्तकिल भी हो सकता है। अब इसमें क्या है? इसमें एक और चीज़ है कि अगर तो केस वहाँ पे स्टॉप हो गया तो ये फैसला कौन सा है? मुस्तकिल है। अगर वहाँ से केस आगे चलता रहा तो ये फैसला कौन सा हुआ? प्रिलिमिनरी। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। अब सेकंड वर्ड आ गया हमारे पास डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर कौन है? किसको डिक्री होल्डर कहते हैं? डिक्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर ए डिक्री हैज बीन पास्ड।
डिक्री होल्डर मीन हुज पर्सन, पर्सन इन हुज फेवर, जिसके हक में, इसको अंडरलाइन कर लो, हुज फेवर ए डिक्री हैज बीन पास्ड, इतना इसका है। और एन ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड, डिक्री होल्डर वो इंसान है जिसके हक में डिग्री पास हो और वो उस पर अमल दरामद करवाने का हक रखता हो, उसको कहते हैं डिक्री होल्डर। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास वर्ड आ गया डिस्ट्रिक्ट, जिला। District means the local limits of jurisdiction of a principal civil court of original jurisdiction, hereinafter called a district court, and includes the local limits of the original civil jurisdiction of a high court. अब हमारे पास है वर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मैं इसको एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं। कोर्ट्स की कुछ तरतीब है, ठीक है, कोर्ट्स की कुछ तरतीब है। ये बात करते हैं हम, पहली बात कर लेते हैं क्रिमिनल की। क्रिमिनल के साथ हम बात करते हैं सिविल की, और ये आ गई रेवेन्यू कोर्ट्स। रेवेन्यू टोटल डिफरेंट है। सिविल कोर्ट में जो सबसे नीचे वाली अदालत होती है, सबसे छोटी अदालत, उसको हम बोलते हैं मजिस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? सिविल कोर्ट में जो सबसे छोटी अदालत होती है उसको हम बोलते हैं सिविल कोर्ट, ठीक है। और इधर आते हैं एसी, डीसी, डीसी के बाद कमिश्नर, कमिश्नर के बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। इधर हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आ गया मजिस्ट्रेट। सिविल कोर्ट में सबसे पहले क्या आ गया? सिविल लॉ में सिविल कोर्ट। अब इसको अब हम लेके जाएंगे नेक्स्ट लेवल पे। जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग में देखा जाएगा तो नेक्स्ट लेवल पे हमारे पास आ जाएगी सेशन कोर्ट। कौन सी? सेशन कोर्ट। यहां पे वर्ड होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हाई कोर्ट, इधर भी आ गया हाई कोर्ट। नंबर 4 पर आ गया सुप्रीम कोर्ट, इधर भी आ गया सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद अदालतें खत्म। अब ये देखें, इधर रेवेन्यू में पहले बात एसी के पास जाती है, फिर डीसी के पास जाती है, फिर कमिश्नर के पास जाती है, फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाती है। जब क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो होता है वो एक सूबे का होता है, जो कमिश्नर होता है वो एक डिवीजन का होता है, जो डीसी होता है वो एक डिस्ट्रिक्ट का होता है, जो एसी होता है वो एक तहसील का होता है। ये चीज़ आपको ज़हन में रखनी चाहिए। जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी केस में फैसला सुना देता है तो वो फिर कहाँ जाता है? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के बाद वो कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट। इधर 4 स्टेजेस हैं, मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और सॉरी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इधर भी वही है, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट। अब आपने एक चीज़ नहीं पूछी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ पे सेशन कोर्ट है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और आपने अक्सर कोर्ट्स के बाहर एक वर्ड पढ़ा होगा, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट लाहौर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ननकाना साहब, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कसूर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कराची। यानी जो भी जिली अदालत होती है उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। अब आपने ये नहीं पूछा कि सर सेशन जज मुख्तलिफ होता है, डिस्ट्रिक्ट जज मुख्तलिफ होता है, तो ये क्वेश्चन आपका बनता था। ये एक ही बंदा होता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कौन होता है? एक ही बंदे के पास दोनों पावर्स होती हैं। जब सेशन जज क्रिमिनल केस सुनेगा तो उसके पास सेशन जज की पावर्स होंगी। यानी मजिस्ट्रेट ने कोई फैसला किया
वो आ गया सेशन कोर्ट में। तो सेशन कोर्ट उस क्रिमिनल केस को जब सुनेगा तो वो उस वक्त सेशन जज की पावर्स इस्तेमाल कर रहा होगा। जब सिविल केस का एक का फैसला हुआ, सिविल केस का फैसला हुआ, फैमिली केस का फैसला हुआ, गार्डियन के कोर्ट का फैसला हुआ, या उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट का फैसला हुआ, उसके बाद वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वही जज जब सिविल मैटर को सुनेगा वो डिस्ट्रिक्ट जज बन के सुनेगा। आपने सिविल कोर्ट की एक चीज देखी होगी कि जब हम मजिस्ट्रेट की बेल अप्लाई करते हैं, कोई बंदा अरेस्ट हो जाए तो उसकी बेल हम अप्लाई करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मजिस्ट्रेट के पास अप्लाई करते हैं, उसके बाद सेशन कोर्ट के पास अप्लाई करते हैं। सेशन जज लिखते हैं, वर्ड क्या लिखते हैं? सेशन जज। जब हम सिविल कोर्ट में केस दायर किया, उसका फैसला हमारे खिलाफ आ गया, तो हमने अपील दायर करनी है। जब हमने अपील दायर करनी है तो यहां पर हमने वर्ड ऊपर लिखना सेशन जज हमने नहीं लिखना, वहां पे हमने वर्ड लिखा होता है इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज फलां, डिस्ट्रिक्ट जज लाहौर, डिस्ट्रिक्ट जज जंग, डिस्ट्रिक्ट जज मुल्तान या पाकपतन, कौन से जिले का केस होगा उसका वर्ड क्या लिखेंगे हम? इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज नहीं लिखेंगे सिविल मैटर में। उसके बाद वही स्टेज है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट उसको कहते हैं जो उसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हो। जिस फॉर एग्जांपल ये लाहौर है तो लाहौर का कोई भी केस लाहौर में ही दर्ज होगा। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फॉरेन कोर्ट। वर्ड क्या है? फॉरेन कोर्ट, गैर मुल्की अदालत। Foreign court means a court situated beyond the limits of Pakistan, beyond बाहर, पीछे। फॉरेन कोर्ट वो अदालत है जो पाकिस्तान से बाहर बिलोंग करती है। अगर पाकिस्तान में काम भी कर रही है तो वो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के अंडर नहीं होगी। ठीक है। अगर कर रही है तो ऐसा है नहीं, वैसे कोई भी फॉरेन कोर्ट पाकिस्तान में नहीं काम कर रही। उसके बाद है फॉरेन जजमेंट, जो फॉरेन कोर्ट का फैसला होगा वो फॉरेन जजमेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास है गवर्नमेंट प्लीडर। वर्ड क्या यूज हो गया? गवर्नमेंट प्लीडर। इसको बोलते हैं सरकारी वकील। क्या बोलते हैं? सरकारी वकील। इंक्लूड्स एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट to perform all or any of the functions expressly imposed by this code or on the government pleader, and also any pleader acting under the directions of the government pleader। बात क्या है? गवर्नमेंट प्लीडर वो बंदा होता है जिसको कोई भी सूबाई हुकूमत अपॉइंट करे। अब वज़ीर आला अपॉइंट नहीं करता। सूबाई हुकूमत का मुराद है कि जो वहाँ की सूबाई जुडिशरी है। पंजाब की सूबाई जुडिशरी कौन सी है? लाहौर हाई कोर्ट। अब एडीपीपी डीडीपीपी की सीटें कौन अनाउंस करता है? हाई कोर्ट अनाउंस करती है। सिविल जजेस की सीटें कौन अनाउंस करता है? हाई कोर्ट अनाउंस करती है। तो ये क्या हुई? प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल बॉडी के अंदर आता है सूबाई। तो अब जितने भी सरकारी वकील हैं जो किसी केस को एज ए स्टेट काउंसिल बन के लड़ेंगे वो कौन से होंगे? गवर्नमेंट प्लीडर। अब वो बंदा भी गवर्नमेंट प्लीडर है जो उस सरकारी वकील के कहने पे कोई केस लड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक प्राइवेट लॉयर हूँ, मेरी अपनी लॉ फर्म है, अपनी एकेडमी है, अपना इंस्टीट्यूट है, मेरी अपनी एक टीम है, तो मैं सरकारी वकील नहीं हूँ, मेरे अपने इंडिपेंडेंट केस आते हैं। मुझे सरकार से कोई सैलरी, कोई कंपनसेशन नहीं मिलती, कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलती, मैं इंडिपेंडेंट। मुझे एक सरकारी वकील कहता है सर ये सरकार का केस है, इसमें गवर्नमेंट ने वकील अपॉइंट करना है, तो हम स्टेट के बिहाफ पर आपको अपॉइंट करते हैं। मुझे कौन अपॉइंट कर रहा है? सरकारी वकील, वो असाइनमेंट दे रहा है। उस केस की हद तक मैं भी गवर्नमेंट प्लीडर हूँ, क्योंकि अक्सर औकात स्टेट जो है प्राइवेट पर्सन्स को भी किसी न किसी स्पेशल कैटेगरी में अपॉइंट करती रहती है, किसी न किसी स्पेशल केस में। तो वो सरकारी वकील के बिहाफ पर भी जो बंदा केस लड़ेगा वो कौन होगा? खंसा सरकारी वकील। जज कौन होता है? जज। मार्कर भी आज ही सारे जवाब दे गया। जज मीन्स द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए सिविल कोर्ट। जज एक अदालत का
सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, जो सारे जिसके पास फैसला करने का इख्तियार होता है। अब एक अदालत में कितने लोगों का स्टाफ होता है? कम से कम 10 लोगों का स्टाफ होता है। जज होता है, स्टेनो होता है, रीडर होता है, उसके आगे 4-5 एलमद होते हैं, उसके बाद 2-3 नैबकोट होते हैं। ये तकरीबन 7-8-10 लोगों का स्टाफ बनता है। लेकिन फैसले का अख्तियार किसके पास होता है? जज के पास। इट मीन वो क्या हुआ? प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट, सिविल कोर्ट। जजमेंट क्या है? जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर। जजमेंट सिविल जज का एक फैसला है जो डिग्री और ऑर्डर की बुनियाद पर सुनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद ऑर्डर आना है, तो जब ऑर्डर का वर्ड आएगा तो फिर मैं ये सारी चीज़ें फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा, डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट। ठीक है, अब हमारे पास वर्ड आ गया जजमेंट डेप्टर। जजमेंट डेप्टर मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट होम ए ऑर्डर हैज बीन पास्ड। अब इससे पहले हमने वर्ड 3rd नंबर पे पढ़ा था डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर वो बंदा था जिसके हक में फैसला हो। जजमेंट डेप्टर वो बंदा है जिसके खिलाफ फैसला हो। डिक्री होल्डर वो बंदा था जिसके हक में फैसला भी हुआ है, वो उस पर अमल दरामद भी करवा सकता है अपने हक में। डिक्री होल्डर, जजमेंट डेप्टर वो बंदा है जिसके खिलाफ फैसला हो और जिसके खिलाफ उस फैसले को इस्तेमाल भी किया जा सके। ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब ये वर्ड लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कानूनी वारिस, कानूनी नुमाइंदा, कानूनी नायब, जायज वारिस। मीन्स ए पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द एस्टेट ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये वो इंसान होता है, वो वारिस होता है या वो नुमाइंदा होता है जो मरने वाले के बाद उसकी जायदाद को, उसके मामलात को रिप्रेजेंट करता है। And includes any person who intermeddle with the estate of the deceased and where a party sues or is sued in a representative character, the person on whom the estate devolves on the death of the party so suing or sued. कानूनी नुमाइंदा, कानूनी वारिस, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो इंसान होता है जो मरने वाले के बाद उसकी जायदाद को काबिल इस्तेमाल ला सके। अगर उसके मुताल्लिक कोई केस करना पड़े तो वो केस कर सके, अगर उसके मुताल्लिक कोई केस हुआ है तो उसको डिफेंड कर सके। ठीक है, ये आपकी डायरेक्ट सगी औलाद भी हो सकती है, ये वो बंदा भी हो सकता है जिसको आपने पावर ऑफ अटॉर्नी भी दिया होता है। ठीक, मैसन प्रॉफिट्स। Mason profits of property means those profits which the person in wrongful possession of such property, इसको अंडरलाइन करो wrongful को। Mason profits of the property means those profit which the person in wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom, together with interest or on such profit, but shall not include, इसको अंडरलाइन करें, but shall not include profits due to improvements। बस इतनी बात है, इतना अंडरलाइन करना है। made by the person in wrongful possession। बात यह मैसन प्रॉफिट क्या है? मैसन प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो आप किसी की प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा करके हासिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल हमेशा देता हूं, ये कॉलेज का मंथली रेंट 5 लाख रुपए है। इस बिल्डिंग का मंथली रेंट कितना है? 5 लाख रुपया। अब 5 लाख रुपया जो है वो प्रॉफिट जा रहा है ऑनर को। अगर हम इस पर कब्जा कर लेते हैं तो ये 5 लाख जो पर मंथ उसको जाना था, ये हमारा रॉन्गफुल पोजेशन, नाजायज कब्जे की वजह से जो है
वो उसकी तरफ, हमारे तरफ आ रहा है मैसन प्रॉफिट, क्योंकि वो रियल ऑनर को जाना था, लेकिन वो हमारे कब्जे की वजह से हम उसको नहीं दे रहे। तो ये कौन सा प्रॉफिट बना? मैसन प्रॉफिट, क्योंकि रॉन्गफुल पोजेशन है, गैर कानूनी कब्जा है, लेकिन इसमें हमने कोई फैक्ट्री लगा ली इस कॉलेज में, या हमने कोई और बिजनेस कर लिया, 5 लाख डायरेक्ट मैसन प्रॉफिट है, लेकिन उसके बाद कोई अंदर इस बिल्डिंग के अंदर काम करने के बाद हमें कोई लाखों करोड़ों और इंप्रूवमेंट करने के बाद, फर्दर काम करने के बाद प्रॉफिट आ रहा है, तो वो मैसन प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो हमारी एफर्ट है। ठीक है। पार्ट शैल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट ड्यू टू इंप्रूवमेंट्स। गॉट इट? वो कहता है वो मुनाफा इसमें शामिल नहीं है जो आपने खुद इंप्रूवमेंट करके उससे फर्दर कमा रहे हैं। 5 लाख तो डन है ना इसका, वो तो मैसन प्रॉफिट है ही है। मूवेबल प्रॉपर्टीज इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलें वगैरह। ऑर्डर, यहां पे मैं आपको लाना चाह रहा था, वर्ड क्या आ गया हमारे पास? ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स द formal expression of any decision of a civil court which is not decree. order क्या है? order means formal expression of a civil court which is not a decree. ऑर्डर एक अदालत का बाज़ाब्ता हुक्म है जो डिग्री नहीं है। अब कैसे? एग्जाम्पल सुनो मेरी। अब कोई केस चल रहा है कोर्ट में, 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। ये 1st हियरिंग है, ये 2nd हियरिंग है, ये 3rd है, ये 4th है, ये 5th है। 1st हियरिंग को हमने केस दायर किया 1st डेट पर, केस हमने दायर किया 1st डेट पर, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया इसमें नोटिस करवा दिए जाए, वो उस दिन का ऑर्डर है। 2nd डेट को उसी केस में कोर्ट स्टे जारी कर देती है। 3rd डेट पर कोर्ट किसी पार्टी को कोई कॉस्ट कर देती, कोई जुर्माना कर देती। 4th डेट को हड़ताल हो जाती है। 5th डेट को क्या है जी, दूसरी पार्टी रिप्लाई दे देती है। वो हर डेट पर क्या बन रही है? ऑर्डर शीट बन रही है। एक दिन, एक पेशी पर, एक केस में जो कार्रवाई होती है, जो प्रोसीडिंग होती है, वो उस दिन का ऑर्डर है। हम अक्सर अपने जूनियर्स को, अपने दोस्तों को, कोलीग्स को कहते हैं फ़ोन करके, फलां इस केस में जाना, जैसे कि आज मैंने अपने शाह मोहम्मद को भेजा कि फलां केस का आज ऑर्डर देख के आना या उसकी ऑर्डर शीट चेक करके आना। हमने जब भी किसी केस का पूरा रिकॉर्ड मंगवाना हो तो हम कहते हैं इसकी पूरी ऑर्डर शीट ला के दो, यानी पिछली जितनी भी हियरिंग्स हुई हैं हम उसमें चाहते ही हैं कि उसकी सारी प्रोसीडिंग हमें पता चल जाए, वो होती है ऑर्डर शीट। यानी हर पेशी पर जो एक केस में कार्रवाई होती है, जो प्रोसीडिंग होती है, वो उस केस में उस दिन का ऑर्डर होता है। वेरी गुड। प्लीडर कौन होता है? ये प्लीडर वर्ड है, प्लीद वर्ड नहीं है। ये ना आपने किसी को प्लीद समझाओ, प्लीडर। प्लीडर मीन्स एनी पर्सन इंटाइटल टू अपीयर। इंटाइटल का मतलब है जिसके पास इख्तियार हो, इंटाइटल टू अपीयर, जिसके पास अपीयर होने का इख्तियार हो। एंड प्लीड फॉर एन अदर, जो किसी दूसरे के लिए प्लीड करे। इन कोर्ट रूम एंड इंक्लूड्स एन एडवोकेट, वकील एंड अटॉर्नी ऑफ ए हाई कोर्ट। प्लीडर वो होता है, वो शख्स, वो इंसान होता है जो किसी दूसरे के बिहाफ पर अदालत में पेश हो, उसका केस लड़े, उसका केस कंटेस्ट करे, उसको हम कहते हैं प्लीडर, एडवोकेट, अटॉर्नी, वकील, सारा कुछ कहते हैं। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स, सेकंड हमारा 16 नंबर पर हमारे पास जो डेफिनेशन है वो क्या है? प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है बयान करना। तो ये कहते हैं वो सारा कुछ जो रूल्स के मुताबिक इसमें बयान किया गया है। उसके बाद हमारे पास आ गया 17 नंबर पर वर्ड आ गया जी, क्या वर्ड है? पब्लिक
ऑफिसर, सरकारी मुलाजिम। अब इसकी कितनी काइंड्स हैं? 6, 7, 8 काइंड पर इन्होंने सरकारी मुलाजिम को एक्सप्लेन किया हुआ है बुक वालों ने। हर वो बंदा जो अपनी ड्यूटी देने के लिए सरकार से तनख्वाह लेता है वो सरकारी मुलाजिम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लेकर एक सिविल जज तक, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेकर एक फौजी तक, आईजी पंजाब से लेकर एक लास्ट सिपाही तक, एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर लास्ट उसके वो क्या कहते हैं नैबकोड तक, नैबकोड सॉरी कह रहा हूँ, वो जो होता है आईओ नहीं होता यार, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, वो जो उनका आखिरी खाकरूब होता है, चपड़ासी होता है, उस तक, यानी उसके नैब कासद, उसके बाद यानी कोई भी डिपार्टमेंट, फौज का हो, पुलिस का हो, एजुकेशन का हो, मेडिकल का हो, रेवेन्यू का हो, हर वो डिपार्टमेंट जिसका बड़े से लेकर छोटे तक जो अपनी ड्यूटी देने के लिए पैसे लेते हैं सरकार से, तनख्वाह लेते हैं, वो सारे कौन है? सरकारी मुलाजिम। बात खत्म। रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स मीन्स फॉर्म्स कंटेन इन फर्स्ट शेड्यूल और एन अंदर सेक्शन 122 और सेक्शन 125। वो रूल्स वो 125 और फर्स्ट शेड्यूल में जो सारे बताए गए हैं, डेफिनेशन आ गई 19 नंबर की। शेयर्स इन कॉरपोरेशन, ये कॉरपोरेशन के शेयर्स कौन होते हैं? शैल बी डीम टू इंक्लूड स्टॉक डिबेंचर और बॉन्ड्स। ये जो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, जो हम बॉन्ड खरीदते हैं ना, और बाज़ कंपनियों को पैसा चाहिए होता है, वो शेयर्स जारी कर देती हैं। लोग शेयर खरीदते हैं, वो उस कंपनी के पास क्या इकट्ठा हो जाता है? रेवेन्यू, कैपिटल इकट्ठा हो जाता है। तो ये सारी उनकी बात हो रही है, उन शेयर्स की बात हो रही है, बॉन्ड्स वगैरह, डिबेंचर्स वगैरह की। साइंड सेम इन द केस ऑफ ए जजमेंट और डिक्री इंक्लूड स्टैम्प्ड। एक केस पर एक कोर्ट के जितनी स्टैंपें लगी होती हैं, जितने जज के साइन होते हैं, वो सारे किस में आते हैं? साइन में आते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी एक केस दायर होता है, जब भी फ्रेश केस जाता है, हर पेज पर कोर्ट की स्टैंप लगी होती है और उस हर पेज पर उस स्टैंप के ऊपर जज के साइन होते हैं कि ये फाइल उसने सारी क्या कर ली है? चेक कर ली है, देख लिया उसने अपनी नज़र। बाज़ दफ़ा होता ये था, एक केस में मैं चला गया, मैं उसमें कौंसल नहीं था, लेकिन साथ वाले ऑफिस का केस था, तो वो सीनियर कौंसल थे, वो जा नहीं रहे थे, तो मुझे कहा गया सर इसमें आप पेश हो जाएं। मैं चला गया, मुझे नहीं पता था इस पर उन्होंने पार्टियों के भी साइन नहीं करवाए। मैं अब बहस करे जा रहा हूँ, मुझे क्या पता था कि इस क्लर्क ने क्या 2 नंबरी की है। मुझे जैसा कहते हैं सर रुके एक मिनट, मैं क्या हुआ सर, मैं तो मेरे पास तो अपनी फ़ाइल थी, ऑफिस फ़ाइल थी। कहते हैं सर आपकी पिटीशन पर आपके मुद्दई के ही साइन नहीं है। वो मैंने अब क्लर्क की तरफ देखा, मैंने कहा ये क्या बदतमीज़ी है? कहता है वो ये वो। मैंने कहा चल दफ़ा हो जा। मैंने फ़ाइल उधर छोड़ी, मैंने कहा सर कोई बात नहीं हम करवा देते। तो उसके बाद हमने फिर मुद्दई के साइन करवाए। वो बड़े आसान काम था क्योंकि मुद्दई हमारे पास नहीं था, तो वही फ़ाइल हमने निकाली, आधे घंटे के बाद खुद ही साइन करके उस क्लर्क ने वो फ़ाइल उधर जमा करवा दी। लेकिन बीइंग ए लॉयर आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। किसी भी फाइल पर बतौर लॉयर आपने 2 नंबर साइन नहीं करने। किसी भी फाइल पर बतौर लॉयर आपने किसी के 2 नंबर साइन नहीं करने। एक अंदर का रास्ता भी बता देता हूँ, अगर करने भी हैं तो अपने क्लर्क से करवा लेने, ताकि जब भी आपकी वेरिफिकेशन आए आपके साइन मैच ना करें, बस आप पर कोई भी एलिगेशन ना आए। अव्वल तो करना ही नहीं चाहिए, मेन पार्टी से डायरेक्ट साइन करवाएं, जो कि बेसिक रूल है कि प्लीडिंग जो है आपकी वो दोनों तरफ से साइन शुदा होनी चाहिए। वकील की तरफ से भी साइन शुदा होनी चाहिए और आपके क्लाइंट की तरफ से भी साइन शुदा होनी चाहिए। वेरिफिकेशन बाज़ दफ़ा दूसरी पार्टी खर दिमाग को पागल हो, ज़्यादा कंटेस्टेड मैटर चल रहे हो तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी वो पकड़ लेते हैं, तो फिर इंसल्टिंग चीज़ बनती है और होता कुछ नहीं है। बीइंग लॉयर आपके लिए बड़ी कोर्ट में एक इंसल्टिंग मूवमेंट बना हो तो वो आपके लिए अच्छा तो नहीं है ना। तो काम तो वो करना चाहिए ना जिसमें आपकी इज़्ज़त भी हो, आपकी ग्रेस भी बने, बजाय कि वो काम करें कि जिसमें आपकी इंसल्ट हो। तो हमेशा एक चीज़ याद रखनी, नीचे वाली गेम नहीं खेलनी, हमेशा ऊपर से आना। जब तक आप अपने आप को खुद अपर हैंड नहीं रखेंगे, दुनिया तो पहले ही चाहती है आपको नीचे लाने में।
वो मेरा एक शेर है ना कि यूं साजिशों से तो हारा नहीं जाऊंगा, तेरे चाहने से तो मारा नहीं जाऊंगा। मैं चांद हूं नीले काले अंबर का, तेरे सोचने से उतारा नहीं जाऊंगा। तुम पर लाजम है लगाओ अल्जाम मुझ पर, तुम पर लाजम है लगाओ अल्जाम मुझ पर, मैं मुकाबले में तुझसे हारा नहीं जाऊंगा। तो लिहाजा लोग आपको हराने के लिए साजिशें कर रहे होते, करने दें। आपने हमेशा अपर हैंड रह के सोचना, लेवल बनाएं। जब तक आप खुद को बड़ा नहीं समझेंगे, कोई आपको बड़ा बनने ही नहीं देगा। ये दुनिया का एक गंदा असूल है। आपने खुद ही बड़ा बनना। जिस दिन आपने सोच लिया बड़ा बनने का, आप बन जाएंगे। जिस दिन आपने खुद ही अपर हैंड नहीं जाना, कहना कोई नहीं हो जाएगा, कसम से तब तक नहीं होता जब तक आप करते नहीं। मैंने बड़े लोग देखे हैं जो कहते हैं हो जाएगा, कभी नहीं हुआ। हमेशा तब होता है जब करने की कोशिश। आप सिविल जज बनना चाहते हैं, आप लॉयर बनना चाहते हैं, आप CSP ऑफिसर बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, सोचते रहेंगे कभी नहीं होगा। जिस दिन आपने इरादा कर लिया कि अब मैंने करना है और आप उसको करने लग पड़े, साल में नहीं तो 2 साल में मस्ट हो जाएगा। 2 साल में ना हुआ यार, तीसरे साल तो जाती ही नहीं है ना बात। लेकिन तब होगा जब आप चाहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 3 की। ये सेक्शन 2 की सारी डेफिनेशंस थी जो मैंने बताई हैं। अब सेक्शन 3 की बात करते हैं। सबॉर्डिनेशन ऑफ कोर्ट। सबॉर्डिनेशन ऑफ कोर्ट में क्या है? मातहत अदालतें। For the purpose of this code, the district court is subordinate to high court and every civil court of a grade inferior to that court, that a district court and every court of small causes is subordinate to high court and district court. यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो किसकी सबॉर्डिनेट है? हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट किसकी सबॉर्डिनेट है? सुप्रीम कोर्ट की। और सिविल कोर्ट किसकी सबॉर्डिनेट है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। स्मॉल काजेस कोर्ट भी हाई कोर्ट की सबॉर्डिनेशन में आती थी, लेकिन अब पाकिस्तान में, इवन ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे बरसगीर में सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो है, स्मॉल काजेस कोर्ट्स अब ऑपरेशनल नहीं है। जब सब कॉन्टिनेंट पूरा था, सारा था, तब ये काम कर रही थी, अब नहीं कर रही। सेविंग्स डेफिनेशन है हमारे पास, सेक्शन 4 है। ये जो सेविंग का वर्ड है, ये बेसिकली इस्तस्ना वाला है, एग्जम्पशन वाला। इस्तस्ना, एग्जम्पशन। एग्जम्पशन का मतलब क्या होता है? जिससे आप बरी जुम्मा हो, जो आप पर एप्लीकेबल ना होता। इन द अब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कंट्रेरी। कंट्रेरी का मतलब होता है उसकी मुखालफ सिम्मत वाला कानून। In the absence of any specific provision to the contrary, nothing in this code, इस वर्ड क्या यूज हुआ है? in this code। जब in this code का वर्ड यूज हुआ है, इट मीन बात हो रही है CPC की। अगर हम CRPC पढ़ रहे हैं और उसमें वर्ड यूज हो in this code, इट मीन वो बात कर रहा है CRPC की। अगर PPC हम पढ़ रहे हैं तो उसमें कहीं वो वर्ड यूज कर ले इन दिस कोड, अकॉर्डिंग टू इन दिस कोड, इट मीन वो बात कर रहे हैं PPC। अब हम वर्ड कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं? CPC। CPC में वो वर्ड यूज करता है नथिंग इन दिस कोड शैल बी deemed to limit or otherwise affect any special or local law now in force or any special jurisdiction or power conferred or any special form of procedure prescribed by or under any other law for the time being in force in the absence of। absence का मतलब है गैर मौजूदगी में। अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रोविजन जो किसी स्पेशल या लोकल लॉ में मौजूद हो और वो डायरेक्ट मुखालफत ना करती हो, किसकी? CPC की। CPC की कोई स्पेसिफिक प्रोविजन जो किसी डायरेक्ट किसी स्पेशल या लोकल लॉ के मुखालिफ ना हो, तो CPC उस स्पेशल या लोकल लॉ को कंट्रोल नहीं कर सकती, लिमिटाइज नहीं कर सकती। उस स्पेशल या लोकल लॉ को फिर CPC से क्या है? इस्तस्ना है।
एग्जम्पशन है जब कोई वाज़े प्रोविजन सीपीसी के मुखालफ ना हो या कोई वाज़े प्रोविजन सीपीसी में उस लॉ के मुखालफ ना हो। बात समझ गए? कोई कानून होता है उसमें वाज़े तौर पर कुछ कानून को दबाया जाता है। ये सीपीसी कौन सा लॉ है? जर्नल लॉ है। अब जर्नल लॉ में कोई भी ऐसी प्रोविजन मौजूद नहीं है जो किसी स्पेशल लॉ की मुखालफत कर रही हो। तो जब कोई प्रोविजन मौजूद ही नहीं है उस स्पेशल लॉ की मुखालफत करने के लिए, तब अगर कोई स्पेशल या लोकल लॉ के तहत किसी को कोई बेनिफिट मिल रहा है तो वो मिलता रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। ओके हो गया? क्योंकि जब कोई स्पेसिफिक प्रोविजन उसके कॉन्ट्रेरी है ही नहीं, उसके मुखालफ है ही नहीं, तो फिर जो किसी को कोई स्पेशल या लोकल लॉ के तहत कोई बेनिफिट मिल रहा है तो उसको रोका नहीं जा सकता। रोका तो तब जाएगा ना जब कोई कानून इसके मुखालफ होगा। बात करते हैं सेक्शन 5 की, एप्लीकेशन ऑफ कोड टू रेवेन्यू कोड्स। अब एप्लीकेशन ऑफ कोड, इस कोड को रेवेन्यू कोड्स पर कैसे एप्लीकेबल किया जाएगा? Revenue any revenue codes are governed by the provision of this code in those matter of procedure upon which any special enactment applicable to them is silent। अब अगर किसी रेवेन्यू मैटर पर कोई स्पेशल लॉ साइलेंट है और उसको सीपीसी के मुताबिक देखना है तो क्या होगा? विच एनी स्पेशल इनएक्टमेंट एप्लीकेबल टू देम इज साइलेंट, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डिक्लेयर दैट एनी पोर्शन ऑफ दोज प्रोविजन विच आर नॉट एक्सप्रेसली मेड एनी एप्लीकेबल बाय दिस कोड शैल नॉट अप्लाई टू दोज कोड्स और शैल ओनली अप्लाई टू देम विद सच मॉडिफिकेशन एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब। बात यह है, अगर किसी मैटर में कोई रेवेन्यू का मैटर है, कोई स्पेशल मैटर है, उस पर सीपीसी को अप्लाई करना है और उस मैटर पर रेवेन्यू का लॉ साइलेंट है, आप चाहते हैं कि रेवेन्यू लॉ स्पेशल इनएक्टमेंट इज साइलेंट है उस मैटर पर, तो उस मैटर को आप सीपीसी के मुताबिक चलाना चाहते हैं या उस पर सीपीसी का कोई पोर्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो वह ऐसे नहीं होगा। उसके लिए पहले क्या किया जाएगा? प्रोविंशियल गवर्नमेंट सूबाई हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी ऑफिशियल गजट में कि सीपीसी का इतना पोर्शन इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा या इतना पोर्शन इस पर एप्लीकेबल होगा। वो जो भी डिसीजन लेगी वो उस नोटिफिकेशन में शाया करेगी। फिर रेवेन्यू कोड्स को सीपीसी के मुताबिक गवर्न किया जा सकता है। अदरवाइज रेवेन्यू लॉ एक सेपरेट लॉ है। द लैंड रेवेन्यू एक्ट, द लैंड रेवेन्यू रूल्स एक्ट है 1967 का, रूल्स है 1968 के। बात समझ आ गई? उसके बाद है हमारे पास सेक्शन 6 पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, मालियाती दायरा इख्तियार। Save insofar as is otherwise expressly provided, nothing herein contained shall operate to give any court jurisdiction over suits the amount or value of the subject matter of which exceeds the pecuniary limits any of its ordinary jurisdiction। बात यह है कि कोई भी सिविल केस दायर करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा कि जो उसकी सिविल जुरिस्डिक्शन है उसको मद्देनज़र रख के केस दायर किया जाएगा। 5 करोड़ या इससे ज़्यादा का केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर होगा। 5 करोड़ यानी 50 मिलियन या इससे ज़्यादा का केस कहाँ दायर होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। 5 करोड़ से 1 रुपये भी कम का केस किस में दायर होगा? सिविल कोर्ट में दायर होगा। 10 लाख का हो, 20 लाख का हो, 50 लाख का हो, 4 करोड़ का हो, 4 करोड़ 90 लाख का केस भी हो तो वो सिविल कोर्ट में जाएगा। लेकिन 5 करोड़ हो या 5 करोड़ से ज़्यादा का केस हो तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। सेक्शन 7 है इसमें प्रोविंशियल स्मॉल काजेज कोर्ट्स, तो ये अब ऑपरेशनल ही नहीं है। उसके बाद है सेक्शन 8 स्मॉल काजेज कोर्ट्स, ये वैसे ही दोनों ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद है हमारे पास डायरेक्ट पोर्शन जो है सेक्शन है 9 का है, सूट्स इन जनरल। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको गौर से पढ़िएगा, गौर से सुनिएगा। अब हमारे पास टॉपिक है ये वाला 9 to 12। एक्टिव होके बैठना है, साइलेंट।
सॉरी साइलेंट कह रहा हूँ, सुस्त होकर नहीं बैठना। जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स एंड रेस जुडिकाटा, सेक्शन 9, courts to try all civil suits unless barred. Courts to try all civil suits unless barred. barred का मतलब है पाबंदी। सेक्शन 9 से लेकर 12 तक हम पाबंदी पढ़ेंगे कि किस किस सूट पर कौन कौन सी पाबंदी आयद होती है सिविल लॉ में रहते हुए, किस तरह सिविल लॉ में रहते हुए किस केस को दायर करने पर पाबंदी है, किस को दायर करने पर पाबंदी नहीं है। ये सेक्शन 9 से 12 तक हम पढ़ेंगे। सेक्शन 9 क्या कहता है? द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियरिन कंटेन हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स ऑफ ए सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज देयर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। जो सिविल अदालत है, जो दीवानी अदालत है, उसमें तमाम सिविल केस दायर किए जा सकते हैं सिवाय उनके जिन पर पाबंदी है वाजे या गैर वाजे। कैसे? अब खंसा जो फैमिली केस है देखा जाए तो वो भी सिविल नेचर का, लेकिन वो सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाता है? फैमिली कोर्ट में जाता है। अब बैंकिंग केस जो होते हैं वो बेसिकली सिविल नेचर के मैटर होते हैं, लेकिन वो सिविल कोर्ट में नहीं जाते, वो बैंकिंग कोर्ट में जाते हैं। अब लेबर मैटर जो होते हैं वो बेसिकली सिविल नेचर के मैटर होते हैं, नेचर उनकी सिविल ही है, लेकिन उनको लेबर कोर्ट डील करती है। इसी तरह कंज्यूमर कोर्ट के जो मसले होते हैं वो भी सिविल नेचर के हैं, लेकिन उनको सिविल कोर्ट में दायर नहीं किया जाता, उनको कहाँ दायर किया जाता है? कंज्यूमर कोर्ट में। यानी सिविल कोर्ट में तमाम सिविल केस दायर किए जा सकते हैं सिवाय उनके जिन पर वाजे या गैर वाजे तौर पर पाबंदी। सेक्शन 10 पढ़ते हैं। स्टे ऑफ सूट, इसको एक और नाम भी दिया जाता है रेस सब जुडाइस। ये वो प्रोसीडिंग होती है जो अभी पेंडिंग चल रही है। रेस RES रेस सब SUBJUDICE रेस सब जुडाइस। ठीक है। No court shall proceed with the trial of any suit in which the matter is in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted between parties under whom they or any of them claiming litigant under the same title where such suit is pending। इसको अंडरलाइन कर लो, सूट पेंडिंग को भी अंडरलाइन करो, सेम टाइटल को भी अंडरलाइन करो, सेम पार्टीज को भी अंडरलाइन करो। एक चीज मैं आपको बताता हूं इसमें, सेम पार्टी, सेम टाइटल, सेम कॉज ऑफ एक्शन, jurisdiction in Pakistan, सेम टाइटल हो, सॉरी सेम पार्टी हो, सेम केस का टाइटल हो, सेम कॉज ऑफ एक्शन हो और पाकिस्तान की किसी भी सिविल कोर्ट में वो केस पेंडिंग हो। क्या हो? पेंडिंग हो केस, सेम पार्टी, सेम टाइटल, सेम कॉज ऑफ एक्शन और पाकिस्तान की किसी भी सिविल अदालत में एक केस अगर एक मसले पर ऑलरेडी चल रहा है, उसी नेचर का नया केस आप दायर नहीं कर सकते। इसको कहते हैं स्टे ऑफ सूट। सेक्शन 10। सेक्शन 11 सुन, रेस जुडिकाटा। सेम पार्टी, सेम टाइटल, सेम कॉज ऑफ एक्शन, jurisdiction in Pakistan, any suit is already decided। दो पार्टियों के दरमियान एक ही मसले पर एक केस ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, उसी नेचर का नया केस नए सिरे से दायर नहीं हो सकता।
इसको कहते हैं रेस जुडिकाटा सेक्शन 11। कैसे? ए ने बी से 5 लाख रुपया लेना है। ए ने क्या किया? बी से 5 लाख रुपया लेना है। ए ने बी के खिलाफ केस दायर कर दिया रिकवरी का लाहौर में। कहाँ पे केस दायर किया? केस अभी चल रहा है। केस क्या है? पेंडिंग है। ए कहता है यार बी के खिलाफ केस तो लाहौर में किया लेकिन पैसे नहीं मिल रहे। ए फिर क्या करता है? एक और केस दायर कर देता है मुल्तान में। किसके खिलाफ? बी के खिलाफ, उसी 5 लाख को दोबारा मांगने के लिए। केस किसके खिलाफ है? बी के खिलाफ। किस पर है? 5 लाख की मद में। किया किसने? ए ने। जब एक इसी केस को बी लाहौर में देख रहा है, वही केस बी मुल्तान में भी देखेगा। जब मुल्तान में इसी केस के बी को दोबारा नोटिस जाएगा, इस केस की कॉपी उठा के यहाँ पे बी ए के मुंह पे मारेगा, माय लॉर्ड ये केस तो ऑलरेडी मेरे खिलाफ इसने लाहौर में भी किया होगा। ए की मैटर को ये मुझे पूरे पाकिस्तान में घुमाएगा। तो कोर्ट क्या करेगी? मुल्तान वाला केस खारिज कर देगी। ठीक है। इसी तरह ये है स्टे ऑफ सूट सेक्शन 10। ए ने केस किया बी के खिलाफ 5 लाख का, ठीक है, कि बी ने मेरे 5 लाख देने। जब लाहौर में केस चलता रहा तो अदालत ने कहा कि केस डिसमिस, आपके 5 लाख नहीं बनते, डिस्पोज ऑफ कर दिया, खारिज, केस का फैसला सुना दिया कि ए के कोई 5 लाख नहीं बनते, बी ने इसका कोई लेन देन नहीं करना। लाहौर वाली अदालत ने क्या किया? फैसला सुना दिया, डिसाइड कर दिया केस। अब ये कहता है इसने तो फैसला दिया नहीं है, ये मुल्तान चला जाता है। इधर केसदार फिर वही काम करेगा, ये कहेगा माय लॉर्ड ये केस ऑलरेडी कोर्ट डिसाइड कर चुकी है, इसको अगर ज़्यादा मसला है तो इसको अपील में लेके जाए, रिवीजन में लेके जाए, रिव्यू में लेके जाए, दोबारा नए सिरे से ये केस दायर नहीं कर सकता। ये है सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा। ये सारे लैटिन वर्ड हर चीज़ का एक टाइम होता है। ठीक है। आप पता है क्या चाहते हैं? आपसे कलमे का सवाल किया जाए ना तो आप कहते हैं सर नमाज जनाजा कैसे पढ़ते हैं, तो ना आपको कलमा आएगा ना नमाज जनाजा आएगा, तो कोई भी इशू नहीं है उसके। वो आप अपने मसले लेक्चर को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि एक तरतीब के साथ चल रहे हैं। अगर हम उधर जाएंगे तो ये तरतीब ख़राब हो जाएगी। पूछना तो उसके बाद पूछना, या सुबह ऑफिस में आप होते हैं मेरे पास तो उधर पूछना। हाँ जी, क्या सवाल था आपका? सर सिविल कोर्ट से डिसमिस हो जाए तो सेशन के पास जाने का राइट होता है ना? तो बिल्कुल ज़ाहिर, वही तो बात कर रहा है कानून ये कहता है कि जब आपका केस खारिज हो गया है, आपके हक में हुआ है या आपके खिलाफ हुआ है, आप उसको अपील में लेके जाओ, रिव्यू में लेके जाओ, रिवीजन में लेके जाओ। लेकिन इट डजंट मीन कि आप दोबारा फिर नई सिविल कोर्ट से केस को शुरू कर देंगे। नहीं जी, मैं उस फैसले सेशन से भी विन कर जाता है, वो हाई कोर्ट आ जाता है तो जाता रहे, जहाँ मर्जी जाता रहे, सुप्रीम कोर्ट के बाद तो नहीं ना जा सकता। वो तो लिटिगेशन ऐसे ही चलती है। आप किसी को कसम थोड़ी दे सकती कि आपको मेरी कसम अब के बाद आपने केस दायर नहीं करना। ये व्हाट्सअप की चैट नहीं है कि हमें जानू मानू को कसम दे के आपको कसम है आपने खाना खा, वो कंजर चाहे 10 पिज़्ज़े खा के बैठा हो तो वो आपको मैसेज करते हैं जानू मैंने खाना नहीं खाया तो ये व्हाट्सअप की चैट या आपके वो नहीं है, ये कोर्ट के प्रोसीडिंग, आप किसी को रोक नहीं सकते लिटिगेशन से। वो करता जाए, आप उसका रिप्लाई देते जाओ। ठीक है। यहाँ पे ऐसा मैंने देखा लोगों को पर फेक केस बना के उनको 6-6 साल लोगों ने घसीटा, 10-10 साल घसीटा। तो लिहाजा नहीं जाने दो। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है केस को निपटा दिया गया। डिसमिस का मतलब होता है खारिज कर दिया गया। मतलब दोनों का एक ही होता है। खारिज का मतलब ये होता है पूरा वैसे ही खारिज कर दिया। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है सुनने के बाद, हकायक देखने के बाद डिस्पोज ऑफ कर दिया। बार टू फर्दर सूट वेयर ए प्लेंटिफ इज प्रीक्लूडेड। प्रीक्लूड का मतलब होता है मना करना, रोकना। वेयर ए प्लेंटिफ इज प्रीक्लूडेड बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग। यहाँ इंस्टीट्यूटिंग का वर्ड
कोई अदारा नहीं है, इंस्टीट्यूटिंग का मतलब होता है दायर करना। इंस्टीट्यूटिंग ए फर्दर सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पार्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट ए सूट। यानी बात ये करता है अगर कुछ मामलात में सिविल लॉ मुद्दई को इस बात से मना कर दे कि आप केस दायर नहीं कर सकते, तो वो उन ख़ास वजूहात पर केस दायर नहीं करेगा। जैसे सेक्शन 9 है, 10 है, 11 है। अब आ गया नीचे 12(2). क्या आ गया? अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2, ये है 12(2). ये 12(3) नहीं है, 12(2) है। Where a person challenge the validity of a judgment, degree or order on the plea of fraud, misrepresentation or want of jurisdiction, he shall seek his remedy by making an application to the court which pass the final judgment, decree or order and not by a separate suit। इसको अंडरलाइन करें, मेकिंग एन एप्लीकेशन को अंडरलाइन करें, नॉट बाय ए सेपरेट सूट को अंडरलाइन करें। इस पूरे सेक्शन में यह कहा गया है कि अगर कोई जजमेंट आपकी लाइल्मी की वजह से पास होगी, आपको पता ही नहीं है, किसी ने धोखे से, फ्रॉड से आपके खिलाफ कोई फैसला ले लिया है, तो आप कहते हैं मैं इसके खिलाफ केस करना चाहता हूं। कानून कहता है नहीं, जिस अदालत ने आपकी लाइल्मी की वजह से आपके खिलाफ फैसला किया है, एक तरफा ही फैसला दे दिया, आपको पता ही नहीं है, आप उसी अदालत में जाके 12(2) की एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन देंगे, केस दायर नहीं करेंगे। नॉट ए सेपरेट सूट, वर्ड यूज हुआ है एप्लीकेशन का। जिस अदालत ने आपके खिलाफ धोखे से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन, बदयांती से कोई फैसला जारी किया है, उस फैसले को मनसूख करवाने के लिए उसी कोर्ट में 12(2) की एप्लीकेशन देंगे। उसके लिए अलग से केस दायर नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे अच्छा कानून तो इतना सादा है। कानून सादा नहीं है, आप माशाल्लाह इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। प्लेस ऑफ सुइंग सेक्शन, अब हमारे पास जो पोर्शन हम पढ़ने लगे हैं वो ये वाला 15 से 20 का, ठीक है। कोर्ट्स इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। कोई भी दीवानी केस है वो सबसे नीचे वाली सिविल कोर्ट में केस दायर होगा, लोएस्ट कॉम्पिटेंट। सेक्शन 16, सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, जहां पर सब्जेक्ट मैटर हो वहां पर कौन कौन से केस दायर किया जा सके। नंबर 1 पढ़ो जी। रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट प्रॉफिट फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, गैर मनकूला जायदाद की तकसीम का केस भी दायर कर सकते हैं। फॉर क्लोजर, सेल और रिडेम्पशन इन द केस ऑफ मॉर्गेज और ऑफ चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपकी कोई ज़मीन बैंक प्लाज है, अगर वो नीलाम होने लगे, सेल होने लगे, तो आप इसका मुताल्लिक भी केस है सेल कोर्ट में दायर कर सकते हैं। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट्स, आप डेक्लारेशन का केस भी दायर कर सकते हैं। फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप हर्जाने का दावा भी दायर कर सकते हैं। फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, आप लेन देन की रिकवरी का दावा भी कर सकते हैं। ये वो केसेस हैं जो आप सिविल कोर्ट्स में दायर कर सकते हैं। सेक्शन 17 पढ़ते हैं, गौर से पढ़िएगा। सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, इसको अंडरलाइन कर लें। जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट को अंडरलाइन कर लें। जुरिस्डिक्शन ऑफ different courts where a suit is to obtain relief respecting or compensation for wrong to immovable property situated within in the jurisdiction of different courts. The suit may be instituted in any court within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property is situated. बात यह है, आपकी प्रॉपर्टी आती है 2 डिस्ट्रिक्ट में। मिसाल के तौर पर ये बाउंड्री प्रॉपर्टी आपकी, ये बीच में हद बंदी है, ये एरिया आ गया लाहौर का, ये आ गया कसूर का।
आधी प्रॉपर्टी आपकी इधर है, आधी प्रॉपर्टी आपकी उधर है। आपने क्या करना है, केस दायर करना है। अब कोर्ट ये कहता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी टू डिफरेंट जुरिस्डिक्शन इन डिफरेंट कोर्ट्स आ जाए, दोनों में, दो अदालतों में आ जाए कि आप लाहौर केस दायर करना है कि कसूर में, तो आप दोनों में कहीं भी करेंगे आपका केस ठीक है, उस पर एलिगेशन नहीं आएगा। सेक्शन 18, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टन। jurisdiction are uncertain, where it is alleged to be uncertain within the local limits of jurisdiction of two or more courts. Any movable property situate any one of those courts may, if satisfied that there is ground for the alleged uncertainty, recorded a statement to that effect and thereupon proceed to entertain and dispose of any suit relating to that property, and its decree in the suit shall have the same effect as if the property were situated within the local limits of its jurisdiction. वहाँ पे क्या था, सेक्शन 17 में था डिफरेंट कोर्ट्स में, यहाँ पे बात करता है जुरिस्डिक्शन क्या है, अनसर्टन है, गैर मुतय्यन है, गैर डिटरमिन शुदा है। फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्रॉपर्टी है ए बी सी, तीन अदालतें ए बी सी, आपको आइडिया ही नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे सिचुएट करती, यानी आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी जुरिस्डिक्शन कौन सी अदालत की बनती है, ए में बनती है, बी में बनती है, सी में बनती है। फॉर एग्जांपल आप ए कोर्ट में अपना केस दायर कर देते हैं, ए कोर्ट फिर रीज़न लिखेगी कि इसकी जुरिस्डिक्शन अनडिटरमिन क्यों थी, अनसर्टन क्यों थी। वो रीज़न लिखने के बाद एज इट एज नॉर्मल केस की तरह आपका केस चलना स्टार्ट हो जाएगा और उसका जो फैसला है एज इट एज माना जाएगा जब आपके केस की जुरिस्डिक्शन अनसर्टन हो। इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर कोई पार्टी ऑब्जेक्शन उठाती है कि इसकी जुरिस्डिक्शन जो है ये बनती नहीं, तो वो इनिशियल स्टेज पे उठाएगा। केस का फैसला हो गया, दूसरी पार्टी भी कंटेस्ट करती रही है, फैसला आ गया, अब केस अपील में रिवीजन में चला गया, अब वो कहते हैं जी इस केस के कोर्ट के पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी। कोर्ट कहेगा नहीं, अब नहीं, जब आपके पास मौका था ऑब्जेक्शन उठाने का तब आपने क्यों नहीं उठाया। अपील स्टेज पर आप वो ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। इट मीन कंसीडर ये किया जाएगा खान साहब कि आप वो ऑब्जेक्शन अवेल कर चुके हैं। सेक्शन 19, sued for compensation for wrong to person or movables, where a suit is for compensation for wrong to done to person or to movable property if the wrong was done within the local limits of the jurisdiction of one court and the defendant resides or carries on business or personally work for gain within the local limits of jurisdiction of another court, the suit may be instituted at the option of the plaintiff in either of the said courts. बात यह है, एक बंदे के साथ कोई लेन देन किया है किसी ने, उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई एग्रीमेंट किया है या कुछ भी किया है, तो उसका कोई कंपनसेशन का केस है, कोई रिकवरी का मैटर है। अब जिसके साथ जो मैटर हुआ है, फॉर एग्जांपल मैटर हुआ है लाहौर में, दूसरी पार्टी रहती है फैसलाबाद में जो धोखा कर गई है या जिसके साथ लेन देन करना है, तो इस सिचुएशन में कोर्ट ये कहती है कि जिसके साथ ज्यादती हुई है उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे लाहौर में केस कर ले चाहे फैसलाबाद में कर ले, वो बाउंड नहीं है कि वो फैसलाबाद ही केस करेगा, ठीक है, क्योंकि एक तो उसका लॉस हुआ है, दूसरा चक्कर भी उसको पड़े, क्यों, जिसने लॉस किया उसको चक्कर पड़ने चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन भी इधर ही अराइज हुई है, ठीक है। अब उसके पास ऑप्शन है, वो लाहौर में भी केस दायर कर सकता है और फैसलाबाद में भी कर सकता है। इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि अगर एक बंदा लाहौर रहता है और कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गई है किसी और जगह की, तो उसके पास ऑप्शन है कि जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुई है वहाँ पे केस चाहे दायर कर ले,
चाहे जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे केस दायर कर ले। लेकिन ये कैसा है, जब मूवेबल इशू हो और आपका कंपनसेशन का लेन देन, इमूवेबल में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। सेक्शन 20, other suit to be instituted where defendant resides or cause of action arises subject to the limitation of aforesaid, every suit shall be instituted in a court within the local limits of whose jurisdiction। इसके अलावा बाकी तमाम केसेस वहां पे दायर होंगे जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुई है। ठीक है, कैसे? कोई बंदा, मैं लाहौर बैठा हूँ, बलूचिस्तान से हैं, गुजरांवाला से हैं, कोई कहीं से है, यहाँ आके आप चाहे आर्जी तौर पे आएँ, चाहे काम के लिए आएँ, चाहे जैसे भी आएँ, आपने आके किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई एग्रीमेंट किया है, आपका वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया या लेन देन का मामला डन हो गया, अब बाद में आप उससे मुकरते हैं, भागते हैं, तो केस उधर ही दायर होगा जिधर कॉज ऑफ एक्शन राइज हुई है, आप जहाँ मर्जी भाग जाए। अब हमारे पास आ गया सेक्शन 47। लेकिन किसी का पता चल जाए कि वो वहाँ पे रह चुके हैं तो उस जगह पे कर सकते हैं? नहीं, इधर ही होगा जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुई। वो पता होने का तो ये मतलब है ना, उसको एग्जीक्यूट करवाया जाए। अब बात करते हैं सेक्शन 47 की। क्वेश्चन टू बी डिटरमिन्ड बाय कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री। एक अदालत होती है जिसमें केस दायर किया जाता है, वो केस पर डिग्री सुनाती है, डिग्री के बाद सेकंड अमल होता है उस पर अमल दरामद करवाने का। जब केस एग्जीक्यूशन में चला जाता है, आपको नोटिस पहुंचते हैं कि ये आपका केस है, आपके खिलाफ 10 लाख की डिग्री पास होगी, 10 लाख आके भरो, उसकी भरपाई करो। आप कहते हैं मेरे तो इस पर एतराज़ात ही बड़े हैं, इसमें ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ऐसे है वैसे है। आपके जितने भी एतराज़ात हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी ऑब्जेक्शन हैं, कोर्ट कहता है कोई बात नहीं, आ जाओ, आपके सारे एतराज़ात सुने जाएंगे। जहाँ पर एग्जीक्यूशन चल रही है आपके एतराज़ात वहीं दायर हो सकते हैं, आप उसके लिए अलग से केस दायर नहीं कर सकते। बात समझ आ गई? All question arising between the parties through the suit in which the decree was passed or representative and relating to the execution, discharge or satisfaction of the decree shall be determined by the court executing the decree and not by a separate suit। आप उसके लिए अलग से केस दायर नहीं कर सकते। आपके जो भी एतराज़ात हैं, जितने भी ऑब्जेक्शन हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, आपके हैं या आपके वकील के हैं या किसी के भी हैं, जहाँ पर उसकी एग्जीक्यूशन चल रही है उधर ही दायर होंगे। ठीक है। सेक्शन 75 वर्ड यूज होता है इसके लिए, एक लोकल कमीशन। तारिक साहब, आपने एक वर्ड सुना होगा, फलां को इस केस में लोकल कमीशन अपॉइंट कर दिया गया है, फलां को कर दिया है। आई होप कि आपको पता ही नहीं था कि सेक्शन 75 के तहत अपॉइंट होता है। इतना ज़रूर पता था कि लोकल कमीशन अपॉइंट होता है, लेकिन ये पता ही नहीं था कि सेक्शन 75 के तहत लोकल कमीशन की अपॉइंटमेंट होती है। और अपॉइंटमेंट कौन करती है? कोर्ट करती है। और जिसमें को लोकल कमीशन उसमें रिक्वायर्ड होता है, वो एप्लीकेशन देकर भी उसमें लोकल कमीशन अपॉइंट करवा सकते हैं, या ऑन द परमिशन या ऑन द ऑर्डर ऑफ कोर्ट भी लोकल कमीशन अपॉइंट होता है। लेकिन कोर्ट लोकल कमीशन की जो फीस है वो कोर्ट में जमा होगी। लोकल कमीशन के पास फैसले करने का कोई अख्तियार नहीं है। लोकल कमीशन का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ जिस मैटर के लिए उसको लोकल कमीशन अपॉइंट किया जाता है, उस मैटर के मुताल्लिक उसने एक रिपोर्ट तैयार करनी। ये बातें आपने लिखी तो लिखो, सेक्शन में तो नहीं लिखा हुआ सारा कुछ। समझने के लिए बड़ी चीज़ें हैं, जब हम समझते हैं तो समझ से भी बाला तार होती हैं, जब जेहन से निकल जाती हैं फिर सोचते रहते हैं क्या कहा था हमने, तो लिहाजा लिख लिया करो। अच्छा जी, ये 4 काम है जो लोकल कमीशन करता है। टू एग्जामिन एनी पर्सन, टू मेक ए लोकल इन्वेस्टिगेशन, टू एडजस्ट अकाउंट्स, टू मेक पार्टीशन। किसी बंदे की शनाख्त के लिए लोकल कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है। मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए लोकल कमीशन अपॉइंट किया जा सकता है। टू एडजस्ट एग्जामिन एंड एडजस्ट अकाउंट्स की रिपोर्ट किसी से भी ली जा सकती है, और अगर कोई तकसीम का मसला है तो उस पर भी लोकल कमीशन की रिपोर्ट ली जा सकती है।
लोकल कमीशन लोकल इन्वेस्टिगेशन करता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करना लोकल कमीशन का काम नहीं है, वो पुलिस का काम है। ये वो MCQs हैं जो कहीं ना कहीं आ सकते हैं। 96 अपील सेक्शन 96 मेन अपील, इसको फर्स्ट अपील भी कहते हैं, अपील अगेंस्ट डिक्री भी कहते हैं, ओरिजिनल डिक्री। Save where otherwise expressly provided, the body of this code or by any other law for the time being enforced, an appeal shall lie from every degree passed by any court exercising original jurisdiction to the court authorized to hear appeals from the decision of such court. कोई भी डिग्री कोर्ट जिसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो कोई फैसला जारी करने की, अगर वो कोई भी कोर्ट डिग्री पास करती है तो हर डिग्री अपीलेबल है। कोई भी डिग्री पास होती है, हर डिग्री क्या है, हर फैसला क्या है, अपीलेबल है। एन अपील में लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल एक्स पार्टी डिग्री, कोई फैसला एक्स पार्टी भी होता है तो उसके खिलाफ भी अपील हो सकती है। नो अपील लाई, लेकिन किस एक फैसले के खिलाफ अपील नहीं होती। शैल लाई फ्रॉम ए डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट विद इन द कॉन्सेंट ऑफ पार्टी, दो पार्टियों की रजामंदी से जो डिक्री पास होगी उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। सेक्शन 104 अपील अगेंस्ट ऑर्डर, सेक्शन 96 क्या अपील अगेंस्ट डिक्री, सेक्शन 104 क्या अपील अगेंस्ट ऑर्डर। अब जब जैसे मैं ऑर्डर की तारीफ बता रहा था, कोई भी केस है, उस चलते हुए केस में कोई ऑर्डर हो जाता है, कहीं स्टे हो जाता है, कहीं कॉस्ट पड़ जाती है, कोई भी ऑर्डर हो जाता है, अगर वो ऑर्डर आपको सूट नहीं करता, आप उससे मुत्फिक नहीं होते, आप उस पूरे केस के खिलाफ नहीं, उस चलते हुए केस में जो ऑर्डर आपके खिलाफ हुआ है, आप उस ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकते हैं अंडर सेक्शन 104 के तहत आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। लेकिन ऑर्डर में आपने ऑर्डर के खिलाफ अपील की 104 के तहत, अब उस अपील में जो ऑर्डर हुआ है ना, तारक साहब एक ऑर्डर पास हुआ, आप उसके खिलाफ 104 के तहत चले गए अपील में, उस अपील में फिर एक ऑर्डर पास होता है, अब वो ऑर्डर अपीलेबल नहीं है, समझ गए। 115 रिवीजन सेक्शन 100, ये 115 रिवीजन है, लेकिन रिवीजन कौन सी है, CPC की रिवीजन है। रिवीजन बेसिकली बोलते हैं निगरानी को। क्या होती है, निगरानी होती है। द हाई कोर्ट मे कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस विच हैज बीन डिसाइडेड बाय एनी कोर्ट सबॉर्डिनेट टू सच हाई कोर्ट एंड इन विच नो अपील लाइज देयर टू एंड इफ सच सबॉर्डिनेट कोर्ट अपीयर। यानी हाई कोर्ट में रिवीजन हम तब किसी भी केस में दायर करते हैं जब उस केस के खिलाफ अपील ना हो सकती हो। ठीक है, अब रिवीजन दायर करने की 3 किस्में। हैव जुरिस्डिक्शन नॉट वेस्टेड इट बाय लॉ, आपने वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो आपको कानून ने नहीं दिया। टू फेल टू एक्सरसाइज ए जुरिस्डिक्शन टू सो वेस्टेड, आपने वो इख्तियार ही इस्तेमाल नहीं किया, आप उसको इस्तेमाल करने में फेल रहे हैं जो आपको कानून ने दिया। टू हैव एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन इलीगली और विद मटीरियल इरेगुलरिटी, आपने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया जो आपको दिया गया था, तो तब आप उसके खिलाफ रिवीजन दायर कर सकते हैं। अब इसके बारे में सुनो, रिवीजन दायर करने का जो पीरियड है वो 90 डेज़ का है। कितना, 90 डेज़ में आप रिवीजन दायर कर सकते हैं। नीचे वाली के कोर्ट के फैसले के खिलाफ 90 दिन में निगरानी दायर कर सकते हैं। 3 दिन आपको एक्स्ट्रा कॉपीज़ के लिए मिलते हैं। कितने कॉपीज़ के लिए दिन मिलते हैं, 3 दिन। निगरानी डिसाइड होने का वक्त कितना है, 6 मंथ। उसके बाद निगरानी 2 जगह पे दायर हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में, लेकिन दोनों में से एक जगह पे आप निगरानी दायर कर सकते हैं। अगर आपने निगरानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर कर दी तो फिर आप हाई कोर्ट में निगरानी दोबारा दायर नहीं कर सकते। ऑप्शन आपके पास है,
यू हैव अवेल या एक्सरसाइज द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो निगरानी की जुरिडिक्शन है, रिवीजन की जुरिडिक्शन है, 2 कोर्ट्स के पास है, हाई कोर्ट के पास भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लेकिन ऑप्शन आपके पास है, एक जगह पे आप निगरानी, फॉर एग्जांपल आपने फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में निगरानी दायर कर दी, रिवीजन दायर कर दी, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उस पर फैसला सुना दिया, उस फैसले के अगेंस्ट हाई कोर्ट में दोबारा रिवीजन नहीं हो सकती, फिर आपके पास रिट है, रिव्यू है, फर्दर है। ठीक है। 151 151 इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट, saving of inherent power of court, nothing in this code shall to be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of court to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the court। जब किसी मैटर पर, किसी नुक्ते पर, किसी केस में, किसी मैटर में, सिविल लॉ का कोई ऐसा नुक्ता जहां पर सीपीसी साइलेंट हो, उस मैटर पर, उस मसले पर सीपीसी में कोई वाज़ेह प्रोविजन ही मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर अदालत के पास इख्तियार है कि वो अपना ज़ाती दायरा इख्तियार इस्तेमाल करती है, इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट। ठीक है। तो जब वो अपना इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट इस्तेमाल करती है, तब जाके होती है वो उसकी, क्योंकि अदालत के पास अपना ज़ाती दायरा इख्तियार तब वो अवेल करती है जब किसी पॉइंट पर वाज़े तौर पर कानून मौजूद ना हो। अगर उस पर वाज़े तौर पर कोई सेक्शन और कानून मौजूद है और उसके अगेंस्ट कोई सिविल कोर्ट या कोई कानून फैसला दे रही है, तो आप उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। इनहेरेंट पावर तो तब यूज़ करनी है ना जब उस पर कानून मौजूद नहीं है, और उसका मकसद क्या है? इंसाफ फराहम करना, प्रोसेस को जल्दी कंप्लीट करना। ठीक है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल की क्लास में हम पढ़ेंगे सीपीसी के ऑर्डर्स। ये था हमारा सेक्शन पोर्शन, और अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें। अगर नहीं समझ आती तो मैं मौजूद हूँ आप लोगों के लिए। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।